Hello guys, welcome to another video of पढ़ो 24/7। तो आज की इस वीडियो में हम सेशन 2 के साथ आए हैं हमारे इकोनॉमिक्स एमसीक्यू के साथ। जैसे कि हमने आपसे बताया था कि एसएससी ने अपनी डेट्स रिलीज कर दी हैं, तो आपके एग्जाम जल्दी से जल्दी आपके एग्जाम सीएचएसएल का होने वाला है और वहां पे आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। ये वीडियो स्पेशली इकोनॉमिक्स सेशन के लिए है। मैं धीरे धीरे देखता हूँ आपके और टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस कवर करने की कोशिश करूंगा, जहां पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट सारे मैं आपको करवा दूं। ओके, तो आज हम चलते हैं हमारी क्वेश्चंस पे। हमने 18 to 20 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए आज के सेशन में, तो होप यू ऑल लाइक्ड इट। ओके, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एसएससी ने अपना डेट रिलीज कर दिया है। सीएचएसएल के एग्जाम आपके अगस्त में होंगे, जेई का पेपर आपका सितंबर में होगा। ओके, तो देखते हैं फिर। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। When marginal utility is zero, the total utility is। अगर आपका marginal utility 0 होगा तो आपका total utility क्या होगी? total utility आपकी maximum होगी, यानी कि इसके बाद अब total utility आपकी कभी भी नहीं बढ़ेगी। इसके बाद आपकी total utility डायरेक्ट क्या होगी? डिक्लाइन करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सरप्लस अराइजेस इन दी। जो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस है वो अराइज करेगा आपका सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द फिक्स्ड कॉस्ट ऑन सच प्रोडक्शन ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच आर नाइदर हायर्ड नॉट बॉट बाय द फर्म इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन हायर करती है, ना ही खरीदती है, फिर भी उसको वो कॉस्ट चुकानी पड़ती है? वो कॉस्ट है आपकी सोशल कॉस्ट, सामाजिक लागत जिसे हम बोलते हैं। ओके गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर। ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे होगा? ब्रेक इवन पॉइंट हर कर्व में अलग अलग होता है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे भी कर्व अपना नेचर चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा कि जब आपका एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स होगा एवरेज कॉस्ट के। सॉरी गाइस, एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज। हम लोग को पता है हमारी मार्केट 4 टाइप्स की होती है: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए? एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए कि आपके जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंस हमेशा होने चाहिए। कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपकी एसेंशियल कंडीशन होती है मोनोपोलिस्टिक के अंदर। मोनोपोलिस्टिक बेसिकली मार्केट वो मार्केट होती है जो हम जनरली सब जगह विजिट करते हैं, जैसे कि आपकी वीकली मार्केट हो गई। ओके, आपके मॉल्स वगैरह हो गए, मॉल्स को तो नहीं बोलेंगे, वीकली मार्केट्स हो गई, आपकी नॉर्मल जो आपकी शॉप्स होती है कपड़े वगैरह की, तो वो सारी आपकी मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है, जो नॉर्मल मार्केट्स होती है। वहां पे प्रोडक्ट हमेशा हर दुकान में, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दुकान में आपको सेम प्रोडक्ट वहां पे मिले। तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट होना इज कॉमन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव इन द लॉ ऑफ डिमांड The statement other things remaining constant, other things remaining constant, अन्य बातें समान रहने पर, इसका क्या मतलब है? तो बताइए। तो अन्य बातें समान रहने का मतलब है जितने भी फैक्टर्स है, जितने भी डिटरमिनेंट्स हम लोग डिमांड के पढ़ते हैं, प्राइस को छोड़ के, जिस भी फैक्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका इनकम भी कांस्टेंट होना चाहिए, प्राइस ऑफ अदर गुड भी चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A firm is in equilibrium when its, फर्म का इक्विलिब्रियम से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है, ऐसे ही आपका फर्म का इक्विलिब्रियम भी एक कंडीशन पे होता है। तो फर्म का इक्विलिब्रियम बेसिकली कब होता है? जब आपका MC इक्वल्स होता है MR के, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है मार्जिनल रेवेन्यू के। हालांकि इसकी दो कंडीशंस होती हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इन राइजिंग पोजीशन, बट सेकंड कंडीशन हमको यहाँ पे नहीं दी गई है, तो हमें फर्स्ट कंडीशन को ही मार्क करके आगे बढ़ना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थिंकिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज टू। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कब होता है? कि जब हम शॉर्ट रन के अंदर एक फैक्टर अपना फिक्स कर देते हैं और एक फैक्टर हम लोग वेरिएबल रखते हैं। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अगर हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा ही आएगा जहां पे आपका
जो क्या होता है, जहाँ पे आपका प्रोडक्शन वो आपका डिक्लाइन करेगा ही करेगा। तो बेसिकली ये ऑल हर फील्ड में होता है, कोई सा फील्ड ले लो, चाहे आप एग्रीकल्चर ले लो, माइनिंग ले लो, इंडस्ट्री ले लो, सब जगह होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो आपकी सबसे पहली कॉस्ट आती है वो होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यानी कि ये तो आपकी जानी ही जानी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, an expenditure that has been made and cannot be recovered, ऐसा एक्सपेंडिचर जो होता तो है बट उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, वो बेसिकली होती है आपकी संक कॉस्ट, डूबत लागत, जिसको हम जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, द डिमांड कर्व ऑफ अ गिवन गुड्स इज, गिवन गुड्स बेसिकली आपके एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं। मैंने आपको बताया था कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में हम गिवन गुड्स को एक्सेप्शन पढ़ते हैं। तो एक्सेप्शन में मतलब होता है कि वो लॉ उस चीज पे अप्लाई नहीं होना। तो जनरली डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड। तो अगर गिवन गुड पे अप्लाई नहीं होगा तो देखते ही आंसर पता चल जाएगा कि इसका जो स्लोप होगा या इसका जो कर्व होगा वो अपवर्ड राइजिंग होगा, मतलब कि ये कर्व आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, एंजल्स लॉ स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, एंजल्स लॉ एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या लॉ दिया था, क्या स्टेटमेंट दी थी कि क्वांटिटी डिमांड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर के बीच में रिलेशन बताया था, क्वांटिटी डिमांड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ऑल द गुड्स व्हिच आर स्कार्स एंड लिमिटेड इन सप्लाई आर कॉल्ड, आपको पता सारे के सारे गुड्स ही आपके स्कार्स होते हैं और सप्लाई सबकी क्या होती है, लिमिटेड। लिमिटेड सप्लाई का मतलब है कि जब वहां पे रॉ मटेरियल लिमिटेड होंगे, रिसोर्सेज ही लिमिटेड होंगे, तो आपकी सप्लाई भी तो लिमिटेड ही हुई ना। तो सारे के सारे आपकी इकोनॉमिक्स गुड्स की बात की जाती है, इसमें सब आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 14 is, which of the most essential function of an enterprise, which of the most essential function of an enterprise, enterprise का सबसे most essential function होता है risk bearing, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। अब रिस्क भी ऐसे नहीं लेते, रिस्क भी वो लोग कैलकुलेट करके लेते हैं कि हमें किस तरफ ज्यादा मूव ऑन करना चाहिए, किस तरफ हमें अपनी प्रोपेंसिटी को ज्यादा दिखाना चाहिए। तो वो सब, इन सब की भी स्टडी की जाती है प्रॉपरली, तभी वो लोग रिस्क लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी रिलेटेड विद, एक आपकी थ्योरी है, ये आपकी एक्सचेंज रेट से रिलेट करती है। जब मैं आपको एक्सचेंज रेट का चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी एक्चुअली में होती क्या है। ओके गाइस, तो समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस रिडक्शन इन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस मतलब रिडक्शन मतलब होता है कि आपके यूनिट कॉस्ट में रिडक्शन होना, यूनिट कॉस्ट में रिडक्शन होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हेन द टीपी राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, अगर आपका टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो देखते ही आंसर पता चल जाएगा कि आपका जो एमपी है वो भी आपका राइज होगा, क्योंकि टीपी के बीच का डिफरेंस क्या होता है, एमपी तो होता है, टीपी के बीच का गैप एमपी कहलाता है। और अगर टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है यानी कि उसके गैप इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका एमपी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके गाइस, तो बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 is, a refrigerator operating in a chemist shop is an example of final good। रेफ्रिजरेटर जो केमिस्ट शॉप पे है वो आपका फाइनल गुड कहलाया जाएगा, क्योंकि फाइनल गुड की डेफिनेशन ही ऐसी होती है, वो गुड्स जिसमें हम और कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो वो अपने फाइनल यूजर्स के द्वारा यूज की जाती है। अब वो फाइनल यूजर्स आपका कंज्यूमर भी हो सकता है और फाइनल यूजर आपका प्रोड्यूसर भी हो सकता है। तो रेफ्रिजरेटर से हम कुछ और तो बना नहीं सकते, रेफ्रिजरेटर से हम हवाई जहाज तो बना नहीं सकते, उससे तो फ्रिज ही बन गया है ना, तो इसलिए वो आपका फाइनल गुड ही कहलाया जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हेन एसी फॉल्स एमसी ऑफ प्रोडक्शन, व्हेन एसी फॉल्स एमसी ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी, अगर आपका एसी फॉल करेगा तो एमसी आपका क्या होगा, लेस देन होगा एसी से। बेसिकली होता क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि मार्जिनल और एवरेज दोनों ही अगर बढ़ते हैं तो मार्जिनल ज्यादा बढ़ता है और एवरेज आपका
कम बढ़ता है, क्योंकि मार्जिनल का इफेक्ट हमेशा सिंगल यूनिट पे होता है और एवरेज का इफेक्ट हमेशा सब पे बढ़ जाता है। तो मार्जिनल का इफेक्ट अगर सिंगल यूनिट पे है तो वो हमें ज्यादा दिखाई देता है, और एवरेज का इफेक्ट बढ़ जाता है तो वो हमें कम दिखाई देता है। तो अगर मार्जिनल और एवरेज में से अगर दोनों बढ़ेंगे तो मार्जिनल ज्यादा बढ़ेगा और एवरेज कम बढ़ेगा, और अगर दोनों ही डिक्लाइन करेंगे तो मार्जिनल ज्यादा डिक्लाइन करेगा और एवरेज कम डिक्लाइन करेगा। तो मार्जिनल ज्यादा डिक्लाइन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है एसी से वो कम होगा ही होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 is the last question. Extension and contraction of quantity demand of a commodity is a result of change. एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दो चीजें होती हैं, ये तब अप्लाई होती हैं जब कमोडिटी के खुद के प्राइस में क्या हो, चेंज हो। खुद की प्राइस की वजह से अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है या घट रही है तो वो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहलाया जाता है। यूनिट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यही होता है आपका एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। आज की वीडियो से मैंने 20 क्वेश्चंस कवर किए और नेक्स्ट वीडियो में भी 20 क्वेश्चंस के साथ ही आऊंगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मुझे इन सब जगह पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरा फेसबुक अकाउंट, इंस्टा हैंडल, टेलीग्राम चैनल, जूम आईडी जहाँ पे मैं 11th एंड 12th की लाइव क्लासेस लेता हूँ। अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड हो लाइव क्लास में तो आप इसको ज्वाइन कर सकता है। और मेरा यूट्यूब चैनल पर 24/7 जो तो आपको पता ही है। तो वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, और आपका जो भी सजेशन है वो सजेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।